Welcome back to all of you guys. Welcome in another video of MS Biology. If you are preparing for the CSIR NET examinations, so this video is just for you because in this video I am going to discuss about all the details of a CSIR examinations, like as eligibility criteria, paper structures, exam patterns, syllabus, and how to qualify this national level examinations, and what are the possible benefits of after getting a CSIR certificate, like as a JRF or LS. Okay, so if you are preparing for CSIR NET examinations, so starting this video is just for you, and I will explain each and everything from starting to the depth level of a CSIR concept. Okay, so अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं, आप MSc पास आउट हो चुके हैं या MSc अभी आप कर रहे हैं और किसी भी कारण से आपने CSIR के इंफॉर्मेशंस को गैदर नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसमें CSIR के लेकर के जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उसको आप यहाँ से ले सकते हैं और आपको इसमें पता चलेगा कि हाँ CSIR जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर्स होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस वाले CSIR के एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। ओके, सो बेसिकली आज की क्लास में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे CSIR को लेकर के। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि CSIR का जो आपका लाइफ साइंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। कंटेंट में आपका रहेगा अबाउट CSIR नेट JRF क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है, एज वेल एज एग्जाम्स के पैटर्न क्या होते हैं और सिलेबस क्या होता है। अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं और उसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे CSIR के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल आता है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ CSIR, व्हाट इज़ द CSIR एक्चुअली। बेसिकली CSIR एक ऐसी एजेंसी है जो कि नेशनल लेवल पे क्या करती है, एग्जाम्स कराती है रिसर्च करने के लिए, एज वेल एज इसके द्वारा बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स क्या किए जाते हैं, फंडेड हैं इनके द्वारा, और जहाँ पे रिसर्च का पूरा क्या है काम चलता है, राइट। तो CSIR बेसिकली एक फंडिंग एजेंसी है एक तरीके का रिसर्च को कराने के लिए। ऐसे ही आपके कंट्री में DBT है, ऐसे ही ICR है, ICMR है, ये सब अलग अलग एजेंसीज हैं जो कि एग्जाम्स क्या करती हैं, कंडक्ट कराती है। तो CSIR बेसिकली आपका नेट का जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो दो कैटेगरी में क्या होता है, डिवाइड किया जाता है। तो CSIR बेसिकली क्या है, एक एजेंसी है जो कि रिसर्च कंडक्ट कराने के लिए अलग अलग रिसर्च सेंटर हैं आपके ऑल ओवर इंडिया में। आज के डेट में 39 के अराउंड में आसपास में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं CSIR के, जहाँ पे टोटली प्योर सिर्फ ये रिसर्च का ही क्या होता है, काम होता है। तो इस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में PhD को या रिसर्च को करने के लिए CSIR एग्ज़ाम्स कराता है। इसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मीन्स नेट का एग्ज़ाम कराता है। ये नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, एक आपका LS के फॉर्म में और दूसरा आपका JRF के फॉर्म में। तो क्या है ये LS और क्या है ये JRF, इसके बारे में भी लोग यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली ये जो नेट का एग्जाम है ये होता क्या है और कौन कौन इसको भर सकता है, पहले इसको देख लेते हैं। नेट का फुल फॉर्म है दैट इज द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये एग्जाम्स कराए जाते हैं आपके दो पर्पज़ के लिए। अगर आप टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं, और अगर आप रिसर्चर्स बनना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी एग्जाम दे सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि बेसिकली लाइफ साइंस के किसी भी फील्ड से आप MSc कर रहे हैं, लाइक एज अ माइक्रोबायोलॉजी, लाइक एज अ बायोटेक्नोलॉजी, लाइक एज अ बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, व्हाटएवर जो भी जितने भी अलाइड साइंसेस आपके बायोलॉजी के हैं, उनमें से किसी से भी अगर आप MSc कर रहे हैं आप CSIR का लाइफ साइंस का जो एग्ज़ाम होता है उसको आप दे सकते हैं, मीन्स इस सब्जेक्ट के लिए। और इसमें आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट को लेकर के आप अच्छे से किसी भी इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटी में जा करके अपना रिसर्च का काम कर सकते हैं, या फिर आगे फर्दर आपका कोई फॉर्म अगर आता है AP के लिए तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नेट का एग्ज़ाम्स क्या है और CSIR किस तरीके से कराता है। तो CSIR बेसिकली नेट का जो एग्ज़ाम है वो 2 टाइम्स कराता है पूरे ईयर में। आपका एक टाइम्स आपका होता है जून के टाइम पे, मीन्स जून के मंथ में होगा, दूसरा आपका क्या होगा दिसंबर में। कोविड के टाइम से लेकर के थोड़ा सा ये जो रेगुलरिटी थी वो मेंटेन नहीं हो पाई है, लेकिन अभी कंटिन्यू हो जाएगा, जैसा कि अभी आपको नोटिफिकेशंस मिल चुका है कि 2023 का जो एग्ज़ाम होगा वो कंबाइंड तरीके से होगा और ये जून में कराया जाएगा, राइट। तो इसके बाद से होपफुली सारी चीज़ें रेगुलर हो जाएंगी। तो ये नेट का जो एग्ज़ाम्स हैं वो बेसिकली आपका दो पर्पज़ के लिए होता है। जो लोग MSc करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए नेट का सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, और अगर आप रिसर्च मीन्स PhD अगर करना चाहते हैं तो उस PhD के लिए आपके पास नेट की सर्टिफिकेट या तो JRF होना चाहिए या तो फिर आपके पास LS होना चाहिए। तो ये दो इसके एडवांटेज हो जाते हैं। ये सर्टिफिकेट आपका नेशनल लेवल पे आपको एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और आप उसमें अपीयर होते हैं, फिर आपको क्या होता है सर्टिफिकेट मिलता है अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो, राइट। और यहाँ पे जो आपका ये नेट का सर्टिफिकेट है दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक LS के फॉर्म में, दूसरा आपका है JRF के फॉर्म में। LS का
का मतलब होता है लेक्चरशिप, अगर और जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आपके पास एलएस की सर्टिफिकेट होती है तो क्या होगा, और जेआरएफ का सर्टिफिकेट होगा तो क्या फ़ायदा होगा, इसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जेआरएफ आपका जो भी सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट के सपोज अगर हम लोग यहाँ पे लाइफ साइंस की बात करें तो लाइफ साइंस में जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उस सारे कैंडिडेट्स में से जो टॉप रैंकर्स होते हैं, मतलब से मान लीजिए कि एक बार के सीएसआईआर के एग्जाम्स में 200 आपके पास जेआरएफ की सीट है उनके पास, जेआरएफ को वो क्या करेंगे, सर्टिफिकेट अलॉट करेंगे। ये हर बार ऐसा ही होता है, 200 300 400 के आसपास ये लाइफ साइंस में जेआरएफ का सर्टिफिकेट क्या करते हैं, देते हैं। सो जितने भी कैंडिडेट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया कि 200 मान लीजिए जेआरएफ का सर्टिफिकेट सीएसआईआर को अलॉट करना है, तो जितने भी कैंडिडेट लाइफ साइंस में क्या करेंगे, अपीयर होते हैं, उनके मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ क्या कहती है डिसाइड की जाती है। जैसे मान लीजिए कि अभी 55% क्या हुआ, जेआरएफ के लिए कट ऑफ गई है, तो जितने भी कैंडिडेट आप लाइफ साइंस में अपीयर हुए हैं, अगर उन्होंने टोटल मार्क्स का 55% क्या किया, स्कोर किया हुआ है, तो उनको जेआरएफ सर्टिफिकेट क्या है तब मिल जाता है। तो जो ये मिनिमम कट ऑफ होती है उसके नीचे जिनके मार्क्स आते हैं उनको सर्टिफिकेट किसका मिलता है, एलएस का मिलता है, राइट। तो एलएस को और जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया, मतलब जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। एलएस का जो परसेंटेज होता है वो लोअर होता है और जेआरएफ के लिए परसेंटेज जो होता है वो हायर होता है, राइट। तो अगर आपके पास जैसे सपोज आपने अगर जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आपको ये एलएस और जेआरएफ दोनों की ही डिग्री, मतलब दोनों ही आपके वैलिड हो जाते हैं, मिल जाता है आपको। और अगर आपने सिर्फ आपके जो मार्क्स आए हैं वो एलएस मीन्स लेक्चरशिप के कट ऑफ के अंडर में अगर आता है तो फिर आपको ये जेआरएफ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपके पास सिर्फ एलएस का रहेगा। और अगर आप इन दोनों में से किसी एक को पाते हैं तो क्या बेनिफिट होगा, इसको आप देख लीजिए। एलएस का सर्टिफिकेट अगर आपको मिलता है तो ये आपका लाइफ टाइम के लिए क्या होता है, वैलिड होता है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास सर्टिफिकेट ये रहेगा। और यहाँ पर आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती है। इस सर्टिफिकेट को लेकर के आप क्या क्या कर सकते हैं, पहला चीज़ तो ये है कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम आपका कराता है दो तरीके से। कोई भी स्टेट होगा उस स्टेट में दो बॉडी होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराने के लिए। एक तो उस स्टेट का जो होगा, जैसे मान लीजिए अगर यूपी की बात करें तो यूपी जो पीएससी होगी वो एग्जाम कराएगी, और एक आपका क्या होगा, यूपी का हायर एजुकेशन जो होगा वो कराएगा, यूपी एचईएससी कराएगा। तो ऐसे ही बाकी जो अदर स्टेट्स होते हैं वहाँ पे भी आपका एक हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट होता है और एक उनका उनका खुद का पीएससी होता है। ये दोनों ही एग्जाम्स कराते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। और इस असिस्टेंट प्रोफेसर्स के फॉर्म को भरने के लिए आपके पास नेट का सर्टिफिकेट क्या होता है, होना जरूरी होता है। तो जिन लोगों के पास नेट का सर्टिफिकेट होता है वो लोग ये फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं। सो इस नेट एलएस के सर्टिफिकेट से आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि आपके स्टेट में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है उस असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट को आप देख सकते हैं। दूसरा, कहीं पे भी अगर आपका प्रोजेक्ट निकलता है, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, सो जहाँ कहीं पे भी आपको रिसर्च करना है उस फील्ड में अगर आपका कोई प्रोजेक्ट निकल रहा है तो उस प्रोजेक्ट के लिए भी नेट की सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। और आप अगर वहाँ पे प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हैं तो प्रोजेक्ट में आपका नेट जेआरएफ का पोस्ट आता है, और आप नेट अगर सर्टिफिकेट क्वालिफाई हैं तो आपको प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के बाद जेआरएफ की फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है, जस्ट लाइक अ जेआरएफ। हालांकि वो रहेगा प्रोजेक्ट आपका, आपको 1 साल या 2 साल के लिए मिलता है, तो आप वहाँ पे प्रोजेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका वर्क परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा तो वहाँ के जो आपके पीआई होंगे, मीन्स आप जिनके अंडर में आप कर रहे होंगे, वो आपको पीएचडी भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो एक तरीके से आपके पास अगर एलएस की सर्टिफिकेट हो जाती है तो आप उससे ले करके आगे प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं और वहाँ से धीरे धीरे आप इनरोल हो सकते हैं पीएचडी के लिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो। और दूसरा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके 2 एडवांटेज हैं एलएस सर्टिफिकेट के होने का। जेआरएफ के सर्टिफिकेट का होने का फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप ये जेआरएफ की जो सर्टिफिकेट होती है वो 2 ईयर्स के लिए क्या होती है, वैलिड होती है। इसका मतलब ये होता है कि जिस ईयर में आपने क्वालिफाई किया हुआ है उसके बाद जो सर्टिफिकेट आपको मिला है तब से लेकर के नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपको कहीं पे इसको क्या करना है, एक्टिवेट कराना होता है। एक्टिवेट से मतलब मेरा ये है कि आपको किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटी में आपको जा करके वहाँ के पीएचडी में क्या करना होगा, एडमिशन लेना होगा। जब आप पीएचडी में एक्टिवेशन ले लेते हैं तब जाकर के आपका वो फेलोशिप की पूरी डिटेल्स आपको यूजीसी के पास जाती है और वहाँ से आपका पूरा फेलोशिप एक्टिवेट होता है। देन इसके बाद आपको इस जेआरएफ का जो पैसा होता है वो आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। सो आज के डेट में जेआरएफ में आपको लाइफ साइंस में अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको 31,000 जो होती है वो पर मंथ आपको क्या मिलती है, दैट इज़ द फेलोशिप मिलती है। इसके साथ साथ आपको 5,580 आपको क्या मिलता है, दैट इज़ द एचआरए मिलता है। और इसके बाद आपको
3000 पर ट्राइमेस्टर क्या होता है आपको मिलता है स्टाइपेंड, मतलब दैट इज़ द कंटीजेंसी मिलती है। तो इतना पैसा आपको हर मंथ के हिसाब से क्या है मिलता रहता है। ये एचआरए जो होती है वो आपको हर मंथ आती है, फेलोशिप जो होती है हर मंथ आती है, कंटीजेंसी जो होता है हर ट्राइमेस्टर पे आता है, 3-3 मंथ पे आता है। तो ये इतना पैसा आपको क्या है जेआरएफ के थ्रू मिलता है अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं और इसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं कहीं पे भी जाकर, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, किसी सीएसआईआर के लैब में, किसी डीपीटी के लैब में, किसी आईसीएमआर के लैब में, जहाँ कहीं पे भी आपका इंटरेस्ट है। और आप कैसे एडमिशन लेंगे इसके लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, जहाँ पर आपको आपके पास अगर सर्टिफिकेट जेआरएफ का हो जाता है देन आफ्टर आप कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट्स में, उसके लिए एक अलग से सेशन हम लोग करेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका जेआरएफ और एलएस के फायदे का। तो जेआरएफ के लिए आपने देखा कि जेआरएफ बेसिकली आपका क्या है, अगर आप इसको लेकर के कहीं पे भी पीएचडी इनरोल कराते हैं तो आपको 5 ईयर्स तक के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पे करती है, राइट। और पेमेंट आपका जो होता है ये आपका कुछ स्टार्टिंग के जो 2 साल होते हैं उसको आप जेआरएफ के नाम से जानते हैं, और इसके बाद आपका वहाँ पे प्रमोशन हो जाता है तो फिर आप एसआरएफ कहलाते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। आपकी ये जो कंटीजेंसी अभी आपको जो फेलोशिप है 31,000 पर मंथ मिल रहा था, ये इंक्रीज होकर के आपका 35,000 पर मंथ हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपको जेआरएफ अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं और आप एक्टिवेट करा लेते हैं, सो नियरली ये टोटल 25 लाख के आसपास का क्या होता है, पूरा आपका 5 साल का पैसा मिल जाता है। इतना आपको फैसिलिटी मिलती है अच्छी जगह पे काम करने का, और आपको पीएचडी डिग्री भी अवार्ड की जाती है। तो अगर आप एमएससी के बाद आप किसी जॉब को करना चाहते हैं तो उस जॉब से कई गुना ज़्यादा बेटर होता है कि आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर ले। अगर आपका इंटरेस्ट है सीएस मतलब रिसर्च करने के लिए, तो आपको उस 5 ईयर्स में आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिल जाती हैं, पीएचडी भी आपकी हो जाएगी और पैसा भी आपको मिलता रहेगा, और उतना पैसा मिलेगा जितने से आपका अच्छे तरीके से काम चल जाएगा। सो इस तरीके से जो नेट का एग्जाम होता है वो एलएस और जेआरएफ के फॉर्म में होता है। एलएस से आपने देख लिया क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और जेआरएफ से आपने देख लिया क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। इससे जेआरएफ का फायदा ये होता है कि अगर आपने जेआरएफ है तो आपको जो जो फैसिलिटी आपको एलएस से मिल रही थी ये भी साथ में आपकी क्या होती है प्लस हो जाती है। तो आपको पैसा भी मिलेगा, प्लस आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो पाएंगे, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, पीएचडी में इनरोल होना चाहते हैं तो पीएचडी भी कर सकते हैं। सो नेट का कुछ लिमिटेशन है, बट जेआरएफ अगर आप करते हैं तो आपका फुल फ्लेज में बेनिफिट मिलता है सर्टिफिकेट का। तो नेट का ये आपका एग्जाम्स होता है जो कि 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा, और उनका डिवीजन कैसे होगा वो टॉप रैंकर्स के बेस पे होता है। हर साल आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर होते हैं उनके हाईएस्ट मार्क के बेसिस पे कट ऑफ क्या कहती है डिसाइड की जाती है। नियरली अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मान के चलिए कि 55% चाहिए होता है जेआरएफ के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 53% के आसपास चाहिए होता है जेआरएफ के लिए, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 48 से लेकर के 50% के मार्क्स आपको चाहिए होते हैं सीएसआईआर में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि सीएसआईआर का जो एग्जाम्स होता है वो बेसिकली कैसे और किस तरीके से कराया जाता है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि एलएस और सीएसआईआर नेट और जेआरएफ क्या होता है। तो नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये जो आपका एग्जाम्स है नेट का, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ, ये आपने यहाँ पे देख लिया एलएस के बारे में और जेआरएफ के बारे में। और इसके बाद हम लोग आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, ये कौन कौन से कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे लाइफ साइंस की बात अगर कर रहे हैं तो लाइफ साइंस के फील्ड में जो जितने भी अलाइड ब्रांचेज आपके आते हैं, आप अगर उस सब्जेक्ट से एमएससी कर रहे हैं, और अगर आप एमएससी फाइनल ईयर में भी हैं, और अगर आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर भी इवन पास कर चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप सेकंड सेमेस्टर में भी गए हैं, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। सो अपेयरिंग कैंडिडेट्स भी भर सकते हैं जो कि एमएससी कर रहे हैं, और साथ साथ में जो आपके पास कैंडिडेट हैं जो पास हो चुके हैं वो भी भर सकते हैं। परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% चाहिए होगा, बाकी सारी कैटेगरी के लिए आपके मास्टर डिग्री पे क्या होगा 50% की रिक्वायरमेंट होती है। और अपर एज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जेआरएफ के लिए क्या होता है, आपका एज लिमिट होती है कि आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए एज बाउंडेशन है, और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी एज बाउंडेशन है, और एलएस के लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं होती है, राइट। तो आपकी कैटेगरी के बेसिस पे क्या है यहाँ पे अपर एज लिमिट होती है, उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ओके, सो अपर एज लिमिट आपकी क्या है, दैट इज जेआरएफ के लिए 30 ईयर्स हो जाती है आपकी, किसके जनरल कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का बेनिफिट मिलता है ओबीसी वालों को, तो +3 इसमें आप कर देंगे तो 33 ईयर्स हो जाएगा, ये ओबीसी कैटेगरी के लिए है। बाकी एससी एसटी वालों के लिए 5 ईयर्स और 7 ईयर का क्या आता है रिलैक्सेशन मिलता है उनके जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जेआरएफ का जो फॉर्म है अंडर 30 ईयर तक के लिए आप भर सकते हैं, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 33 ईयर तक के भर सकते हैं, और अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो वहाँ पे 5 एंड 7 ईयर का क्या आता है आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। लेकिन अगर आपको नेट के लिए सिर्फ फॉर्म भरना है तो नेट के लिए आपको कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, यहाँ पे
नो अपर एज लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है। आप किसी भी टाइम पे किसी भी एज में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म को, अगर आप नेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सपोज जैसे बहुत लोग होते हैं कि उनके एमएससी के टाइम पे उनका जेआरएफ नहीं निकल पाता, किसी भी कारण से बीच में उनके एजुकेशन गैप हो जाते हैं और बाद में उनको चलता है कि अच्छा अभी उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और तैयारी फिर से करना चाहते हैं। सो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जैसे 35 के हो गए हैं, 33 के हो गए हैं, वो लोग आप नेट का एग्जाम्स दे सकते हैं, नेट का सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उस नेट के सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, जेआरएफ नहीं कर सकते हैं, वो नेट का एग्जाम्स दे सकते हैं और जो लोग अभी अंडर एज में हैं तो वो जेआरएफ और नेट दोनों का क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे दो ही चीज़ था, मास्टर डिग्री लेवल पे आपका जो है वो 50% होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी जनरल और SC ST वालों के लिए, और 55% होना चाहिए किसके लिए, दैट इज जनरल कैटेगरी के लिए। और अपेयरिंग कैंडिडेट्स एज वेल एज पास वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो दोनों ही क्या कर सकते हैं, एग्जाम को, ये फॉर्म को भर सकते हैं। ये एग्जाम CSIR ईयर में 2 बार क्या करता है, कराता है। एग्जाम्स के पैटर्न पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बेसिकली ये टोटल जो मार्क्स होता है वो कितने 200 का होता है। पेपर 3 पार्ट्स में होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पार्ट ए जो होता है वो आपका जनरल अवेयरनेस का होता है, जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं। पार्ट बी और सी जो होते हैं आपके सब्जेक्टिव के होते हैं, राइट। सो पार्ट ए में टोटल आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा वो कितना होगा, आपका 20 होते हैं, जिसमें से आपको 15 क्या होते हैं, करने होते हैं, 15 आपको करना होता है। पार्ट बी जो होता है उसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 35 करना होता है। और पार्ट सी जिसमें आपको टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं और 25 क्वेश्चंस क्या होते हैं, करने होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन होता है 0.25% के हिसाब से, 25% आपका नेगेटिव मार्किंग कट जाती है। पार्ट बी और सी जो होते हैं वो बेसिकली आपके क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्ट का केस से आता है। और बाकी आपका पार्ट ए जो होगा सबके लिए कॉमन होता है, कॉमन पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड के नाम से आता है। और इसमें आपको थोड़ी बहुत वैसे रीजनिंग और मैथमेटिक्स और जनरल साइंस के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आपका जो मेन फोकस होता है वो कहाँ पे, पार्ट बी और सी में। पार्ट बी के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे जिस तरीके से आप बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं उनकी तरीके से आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वैसा लॉजिकल टाइप का नहीं रहता है। लेकिन पार्ट सी वाले जो पेपर होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन किए हुए होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड पे। सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करने की ज़रूरत होती है वो पार्ट सी पे ही करना होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे आप देखिए 75 क्वेश्चन दे करके सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन करने के लिए बोलता है। और मज़े की बात यह है कि इस 25 क्वेश्चन में भी अगर जिस कैंडिडेट ने 16 क्वेश्चन के आसपास अराउंड सही कर दिया विदाउट नेगेटिव मार्किंग के, तो उसका जेआरएफ होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस पेपर के पूरे पैटर्न में से आप 35 में से अगर अपना टारगेट बनाकर चलते हैं कि आप अगर 22 प्लस कर देते हैं तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बन जाएगी। और इस 15 में से अगर आप सिर्फ 7 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो 7, 22 और 16 इतने क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका जेआरएफ का जो बनने का क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो CSIR का सिलेबस बहुत ह्यूज है और वहाँ पे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इतना ज़्यादा टिपिकल टाइप का पेपर यहाँ पे बनता है कि एक टाइम पे सारी पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखना और उसको अप्लाई करके वहाँ एग्जाम्स में देना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो दैट इज़ वाई CSIR के एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, जो कि मोस्ट ऑफ द जो बिगनर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनको आइडिया नहीं लग पाता कि वो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। सो 6 महीने के ड्यूरेशन में इतना पहाड़ जैसा सिलेबस को पढ़ना प्लस याद रखना प्लस उस लेवल तक का आपका माइंड का एनालिटिकल पहुँचना, ये बहुत बड़ा टिपिकल टास्क हो जाता है। सो पेपर के स्ट्रक्चर्स में आपने देखा यहाँ पे कि बेसिकली ये 3 पार्ट का आपका क्या होता है, पेपर होता है, 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। और ए और बी जो पेपर आपके पार्ट होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, जबकि पार्ट सी जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, राइट। तो इस तरीके से आपका पार्ट ए जो होगा वो जनरल होता है, पार्ट बी और सी जो होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं। बी पार्ट वाले जो क्वेश्चन होंगे थोड़े नॉर्मल होते हैं, सी वाले जो होते हैं पूरी तरीके से रिसर्च बेस्ड होते हैं, मीन्स रिसर्च डिजाइन किए हुए होते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर से डिज़ाइन करके आपको दिया हुआ रहता है। होपफुली जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने कई बार एग्जाम से दे दिया होगा तो उनको अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि CSIR का एग्जाम का लेवल कितना होता है। और जो स्टूडेंट अभी जस्ट MSc में है और वो इसके बारे में अभी जानकारी उनको नहीं है, तो वो लोग अपना CSIR की वेबसाइट पे जा करके प्रीवियस ईयर के पेपर को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से उससे एक्सपोजर ले सकते हैं कि किस तरीके का पेपर पैटर्न आता है, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे CSIR के सिलेबस के बारे में। तो कंसाइज सिलेबस है आपका, टोटल 13 यूनिट होते हैं और ये 13 यूनिट में ऐसा समझ लीजिए कि लाइफ साइंस के फील्ड में कोई ऐसी चीज़ बचती नहीं है जो कि CSIR में आपको पढ़ना ना हो। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि ये जो मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस रिलेवेंट टू द बायोलॉजी, इसमें पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है सेल बायोलॉजी पढ़ने के लिए, फिर फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, फिर सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, सिस्टम फिजियोलॉजी मीन्स प्लांट फिजियोलॉजी, फिर एनिमल फिजियोलॉजी, फिर जेनेटिक्स, फिर इसके बाद
बाद इवोल्यूशंस, फिर इसके बाद इकोलॉजी, फिर इवोल्यूशंस एंड बिहेवियर, फिर इसके बाद अप्लाइड बायोलॉजी, फिर इसके बाद मेथड्स इन बायोलॉजी। सबसे ज़्यादा जो टिपिकल टास्क आपको दिखे जाता है मेथड्स इन बायोलॉजी, इसमें सारे के सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ रखे हैं उन सब के बारे में क्या आता है आपको पढ़ना होता है। इस सिलेबस को लेकर के भी हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से आपको इस सिलेबस में से कंसाइज करना है पढ़ने के लिए। सो आज आपने देखा कि CSIR के एग्जाम्स क्या होता है, नेट और LS में मतलब LS और JRF में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट होते हैं LS क्वालिफाई करने का और JRF क्वालिफाई करने का, और क्या पेपर का स्ट्रक्चर्स होता है, कैसे एग्जाम्स के पैटर्न आते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है 0.25% से, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और अगर आपको JRF क्वालिफाई करना है तो आप मान के चलिए किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 50+ का अगर आप टारगेट रखते हैं, मीन्स आउट ऑफ 200 मार्क्स में से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है 100 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हैं, 200 मार्क्स में से आप 100+ मीन्स 110 या 112 इस तरीके से अगर आप मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपके JRF की सीट जो है वो कंफर्म रखी हुई है। तो 50 से लेकर के 55+% तक का जो आपका मार्क्स होता है, आप जब भी कभी तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं तो आप ये 55% का टारगेट बना के चलिए कि आपको इतना मार्क्स क्या करना है, स्कोर करना है, और आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से CSIR का सर्टिफिकेट JRF का ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आज आपने देखा कि CSIR एग्जाम्स क्या होता है, कब कब ये होता है, किस तरीके से LS और JRF का काम कॉन्सेप्ट होता है, क्या उसके बेनिफिट हो सकते हैं, क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और पेपर का पैटर्न कैसा होता है और सिलेबस कैसे होते हैं। नेक्स्ट कंजिकेटिव वीडियोज में हम लोग CSIR को लेकर के अब बात करेंगे, और जो कैंडिडेट्स CSIR की कोचिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, कहीं पे भी वो काम कर रहे हैं, कहीं पे उनका जॉब चल रहा है लेकिन उनको डे टाइम में टाइम नहीं मिल पाता है, सो उसके लिए नाइट टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। आप गिवन नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको CSIR की अगर कोचिंग करनी है तो उसके लिए क्या शेड्यूल है, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे बता दी जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। होपफुली कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा उस इन्फॉर्मेशन में जहाँ पे आप बेसिकली CSIR के बारे में बात कर रहे थे।